2 देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आज बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। गर्दा उड़ा दिया, ये शब्द आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब बिहार के चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने अपनी भाषण की शुरुआत छठ मैया के जय जयकार करने के बाद उन्होंने कहा गर्दा उड़ा दिया। और यह गर्दा कैसे उड़ा? गर्दा इस तरह से हुआ कि जिस तरह के चुनाव नतीजे आए, वो वास्तव में जो चुनाव नतीजे आए बिहार चुनाव के, वो वास्तव में बहुत ही अलग तरह के नतीजे, ऐतिहासिक नतीजे भी कहा जा सकता है। हालांकि जब ये चुनाव शुरू हुए थे तब ये माना जा रहा था, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि ये चुनाव बड़े कांटे का चुनाव है। लेकिन आज जो चुनाव नतीजे आए उसने तमाम एग्जिट पोल, तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के जो अनुमान थे उन सबको ध्वस्त करते हुए, जी हां, उन सबको ध्वस्त करते हुए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को एक बड़ी और शानदार जीत दिलाई। महागठबंधन का यह हश्र होगा, आरजेडी का यह हश्र होगा, कांग्रेस का यह हश्र होगा, यह किसी ने अनुमान नहीं किया था। लेकिन बिहार के वोटर के मन में क्या था इसकी थाह नहीं ले पाए। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दरअसल बिहार की जनता ने, बिहार के लोगों के मन में विकास था, उन्हें डेवलपमेंट चाहिए था। और जो मॉडल, सुशासन का मॉडल पिछले 20 साल से बिहार में चल रहा है, उसी पर मोहर लगाई। इस चुनाव में वादे बड़े बड़े किए गए, दोनों तरफ से किए गए बड़े बड़े वादे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो एनडीए है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड था, उसकी एक क्रेडिबिलिटी थी और जनता ने उस ट्रैक रिकॉर्ड पर, इस क्रेडिबिलिटी पर यकीन किया। इस वक्त हम दो टूक में आज जो है इन तमाम चुनाव नतीजों पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। रात के 10 बज चुके हैं और जो तमाम रुझान और नतीजे हैं वो हमारे सामने है। बिग पिक्चर जो है बिहार की वो साफ हो चुकी है। उस बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस बड़ी तस्वीर के अभी जो नतीजे हमारे सामने हैं उसके मायने सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, उसके मायने देश के लिए हैं। देश का मूड, देश का मिजाज जो है ये नतीजे बता रहे हैं। और साथ साथ ये भी मत भूलिए कि इन नतीजों का असर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर पड़ेगा। और सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कहा कि गंगा जो है वो बिहार से बहकर वो बंगाल तक जाती है। अब इसके क्या मायने आप समझ सकते हैं। अगला चुनाव जो है पश्चिम बंगाल में होना है और उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है। ये सारी चीजें जो हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं बिहार का ये चुनाव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहता हूं। कल हमने दो टूक में डिस्कस किया था, ध्यान से सुनिएगा। कल हमने दो टूक में डिस्कस किया था किस तरह से आरजेडी के कुछ नेता बिहार को नेपाल बनाने की धमकियां दे रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर नतीजे ऐसे हुए, अगर नतीजे वैसे हुए तो बिहार में जनता, पब्लिक सड़कों पर आएगी। और जिस तरह से जो जेनजी थी उसने जो नेपाल में किया वो बिहार में करेंगे। आज मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने जो कहा सही कहा था। आरजेडी के नेता बिल्कुल सही कह रहे थे। बिहार की जेनजी ने वास्तव में जो नेपाल में हुआ वो उन्होंने बिहार में दोहरा दिया। लेकिन कैसे? नेपाल में क्या हुआ था? नेपाल में जो नेपो किड्स थे, नेपो किड्स, नेपाल के अंदर नेपो किड्स के खिलाफ जेनजी का गुस्सा था और उन्होंने उस गुस्से की परिणति जो है उन्होंने हिंसक क्रांति के रूप में की। लेकिन बिहार के लोगों ने क्या किया? बिहार के लोगों ने भारत के और बिहार के जो दो नेपो किड हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, उन दोनों नेपो किड को लोकतांत्रिक तरीके से बिहार की जेनजी ने उनके खिलाफ जो है एक क्रांति की और उन्हें उठाकर इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। इसलिए मैंने कहा बिहार, नेपाल तो बना है लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से बना है। जेनजी ने नेपो किड को उठा के फेंका तो है लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से फेंका है। यह अपने आप में बहुत बड़ा एक साइन है। इन सब पे चर्चा करेंगे, नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आज बड़ा पैनल जुड़ रहा है नतीजों पर बात करने के लिए। आइए एक एक करके परिचय करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में जो है, इस तरफ जो है रोहित सिंह जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय युवा चेतना के संयोजक हैं रोहित सिंह जी। मेरे दाईं तरफ जो है अक्कू श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार में एक लंबे समय तक जहां संपादक रहे हैं, वहां की मिजाज और नब्ज को बड़ी करीब से समझा है।
मेरे लेफ्ट हैंड साइड निशांत है। निशांत जो है ऑर्गेनाइजर के पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं, और इन्होंने अभी इस चुनाव में लंबा समय जो है बिहार में गुजारा, ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की। तहसीन पूनावाला है, 2 के जो है वो रेगुलर हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इसके साथ साथ मेरे साथ सुधीर कुमार है। सुधीर कुमार जी जो है वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इसके अलावा मेरे साथ 2 मेहमान और जुड़ रहे हैं। धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, धनंजय गिरी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव दरअसल जो है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव वो जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक और मेहमान मेरे साथ मृत्युंजय शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय शर्मा जो हैं वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, और बिहार के जंगल राज पे मृत्युंजय शर्मा ने बाकायदा एक किताब भी लिखी थी। तो इन सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा धनंजय गिरी से है। धनंजय गिरी जी, इतनी बड़ी जीत की उम्मीद तो मुझे लग रहा है किसी को नहीं थी। ये मैंडेट जो है इसको आप कैसे देखते हैं? मैंडेट दरअसल क्या है ये मैंडेट? धनंजय गिरी जी की आवाज दीजिए, आवाज दीजिए। अशोक जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बोलिए बोलिए। ये जो ऐतिहासिक जीत हुई है एनडीए की बिहार में, नरेंद्र मोदी के नीति निर्देशन में, जिस तरह से आप देखे होंगे लगातार जो काम हम लोग कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी की राजनीति में आने के बाद जो प्रो इनकम्बेंसी का एक दौर शुरू हुआ है, ये सबसे बड़ी बात आज जो बिहार में हुई है, ये ऐतिहासिक जीत के बाद कि अब परिवारवादी राजनीति का अंत हो गया। ये इसके एक युग का अंत हो रहा है। जो ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली एंड बाय द फैमिली की जो पॉलिटिक्स है वो समाप्ति के कगार पर है, अंतिम सांसें गिन रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो गांधी ने कहा था कि आप जैसा दिखना चाहते हैं, आप जो कह रहे हैं वैसा आपको दिखना पड़ेगा, वैसा आपको बात करनी पड़ेगी, आपके एक से वो चीजें निकल के आनी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी अगर कोई बात कहते हैं, नीतीश कुमार कोई बात कहते हैं, तो रिफ्लेक्ट होती है, समाज के अंतिम पैदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति उसको विश्वास करता है, क्योंकि पूरे जीवन की तपश्चर्या है, जो पूरे जीवन को तपाया है और जो समाज की सेवा की है वो रिफ्लेक्ट होता है। एक तेजस्वी जी, बिहार में कहावत है कि सियरा हुए रंग बदलने बा, तो तेजस्वी जी जिस तरह से आए, नौकरी करने आए कि हर घर को सरकारी नौकरी दूंगा, लोगों को लगा कि भाई बेरोजगारी की समस्या है और उसका समाधान किया जा रहा है, उससे लड़ा जा रहा है। लेकिन आप जब आकर के नौकरी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जो व्यक्ति किसी भी सरकारी नौकरी का फार्म भरने की अहर्ता नहीं रखता है, वो हर घर को सरकारी नौकरी देने की अगर नौकरी करता है तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते, तो लोग उसके विश्वास से वंचित हो जाते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस बिहार में, आप कह रहे धनंजय गिरी, क्या क्रेडिबिलिटी फैक्टर है? एक तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी, उनके बरसों का उनका जो डिलीवर किया वो, दूसरी तरफ जो है वादे तो महागठबंधन की तरफ से बड़े बड़े किए जा रहे थे, लेकिन क्रेडिबिलिटी जो जनता ने उस पर विश्वास नहीं किया। बिल्कुल विश्वास के लायक है नहीं लोग। और कांग्रेस वो कश्ती है जिसमें जिसने भी कदम रखा उसकी मिट गई हस्ती है, ये तो सब लोग जानते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी जब बिहार में आए, उसके जाके कोलंबियन कॉफी बनाने लगे, फिर चुनाव प्रचार के 2 दिन पहले वो निकल गए और जाकर के जंगल सफारी करने लगे कि चलो अब किसी को नजर नहीं आए, जंगल में छिप जाए। और बिहार में अब देखेंगे कि हम लोगों ने बिहार में सिर्फ भाजपा के नेताओं ने 600 रैलियां की है। समाज के अंतिम पैदान पर खड़े हुए व्यक्ति से एक एक आदमी को, एक एक कार्यकर्ता को, एक आदमी को टच किया गया। एक दिन बिहार में जबरदस्त बारिश हुई चुनाव प्रचार के दौरान और कोई हेलीकॉप्टर नहीं उड़े। सो कॉल्ड युवा नेता तेजस्वी यादव भी नहीं उड़े, वीसी से किया। नीतीश कुमार बाई रोड 250 किलोमीटर की यात्रा किए। हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे लोग रोड से सफर किए और सारी रैली और सारी मीटिंग कुछ भी पोस्टपोन नहीं हुआ। लेकिन तेजस्वी जी की सारी यात्राएं पोस्टपोन हुई। तो लोगों को लगता है कि आप कह क्या रहे हैं, एक्ट क्या कर रहे हैं, क्या दिख रहा है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो विश्वास का अभाव रहा, क्रेडिबिलिटी का भयंकर अभाव रहा। दूसरा, जंगल राज की वापसी का लोग जानते ही हैं। जंगल राज पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, और आज मेरे 2 टूक का शीर्षक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी दफ्तर में जब पहुंचे तो उन्होंने कहा, हम जनता का दिल चुरा कर बैठे हैं। एक तरफ राहुल गांधी और पूरा का पूरा विपक्ष ये एक नैरेटिव चला रहा था, वोट चोरी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हम जनता का दिल चुरा कर बैठे हैं। तो ये जो मैसेज उन्होंने दिया, संदेश उन्होंने दिया, इस संदेश को समझना जरूरी है। तहसीन पूनावाला, वोट चोरी करते रहे, पर वोट चोरी से तो नहीं होता, चुनाव तो जनता का दिल चुरा कर जीते जाते हैं भाई। और दिल जो है नरेंद्र मोदी ने और नीतीश कुमार ने जीत लिया। अशोक जी, अव्वल तो धनंजय गिरी अब स्क्रीन पर दिख नहीं रहे, लेकिन उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। लोकतंत्र में जीत हार तो चलती रहती है, और क्योंकि इनकी जीत हुई, अब बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा चुनाव नीतीश जी और आदरणीय मोदी जी ने लड़ा है। देखिए अशोक जी, 2 या 3 चीज़, क्योंकि आपने विपक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा, तो विपक्ष को भी थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि क्या एक ही मुद्दा ये इस देश का मुद्दा है। एक दूसरा जो नेगेटिविटी
अग्रेशन हम दिखाते, हम क्योंकि मैं बीजेपी के खिलाफ वोट करता हूं, जी। क्या ये पब्लिक को एक्सेप्टेड है? क्या हम लोगों को समाधान नहीं दे सकते? तीसरी चीज ये है कि अल्टीमेटली क्या हम देश के सामने एक नया रास्ता, एक नया मॉडल रख सकते हैं, या वही चीज़ों पर हम जाएंगे जिसको देश बार बार रिजेक्ट कर रहा है? अगर हम 2024 का चुनाव हारे, उसके बाद हम हरियाणा का चुनाव हारे, उसके बाद हम महाराष्ट्र का चुनाव हारे, उसके बाद हम दिल्ली का चुनाव हारे, उसके बाद हम बिहार का चुनाव हारे, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और जो जिम्मेदार है, क्या वही रिपोर्ट बनाएगा क्यों हम हारे? तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में मंथन होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए, कोई तो इसकी जिम्मेदारी ले, क्योंकि देश में लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। और एक चीज जो है कि मेहनत करते लोगों के जिम्मेदारी लेनी चाहिए वो तो हिंदुस्तान में ही नहीं है, जिसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए वो तो हिंदुस्तान में ही नहीं है, संगठन में जिम्मेदारी संगठन कैसे में अन्य लोग हैं, कोई तो उसकी जिम्मेदारी ले। और लास्ट चीज ये है कि देखिए, हम एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला पे रहेगी कि MY कॉम्बिनेशन से जीत जाएगी, इस कॉम्बिनेशन से जीत जाएगी। देश उसके आगे चल गया है। जो आज ये ऐतिहासिक मैंडेट आया है, कई महिलाओं ने जाति या धर्म के ऊपर वोट किया है, कई युवाओं ने उनको छोड़कर वोट किया है। मैं हमेशा कहता हूं, अक्सर कहता है, गरीब मुसलमान और एक गरीब हिंदू बच्चा वही चीज चाहता है। वो अच्छी अफसर चाहता है, वो नौकरी चाहता है, वो देश में प्रगति चाहता है, वो अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहता है। क्या हम सोल्यूशन बन रहे या हम प्रॉब्लम का हिस्सा बनते नेगेटिविटी फैला रहे? ये लोगों के ऊपर छोड़ना है, विपक्ष को सोचना है। पर इसमें एक बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में कहा, उन्होंने कहा लगातार नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, और वो नेगेटिव पॉलिटिक्स जो है उसके कारण कांग्रेस के अंदर भी एक धड़ा है जो दरअसल संतुष्ट नहीं है, जो नाराज है एक तरह से कि भाई हम इस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स करके कितनी बार जनता को इस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स का वो देते रहेंगे। अशोक जी, क्योंकि जो लोग कांग्रेस के इर्द गिर्द है, उनको मैं कहता हूं पोर्शे पॉवर्टी करते हैं, पोर्शे गाड़ी में आते हैं, आपके दर्शकों को बता दो 3-4 करोड़ की गाड़ी आती है, गरीबी की बात करते हैं। मर्सिडीज मार्क्सिज्म करते हैं, 5 स्टार होटल में शैंपेन और चीज के ऊपर एक्सेंटेड इंग्लिश में, उसमें कोई गलत बात नहीं, गरीबी की बात करते। ओह देयर इज सो मच पॉवर्टी। प्रॉब्लम वो है कि उनकी खुद की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और एक्सट्रीम वामपंथी सोच पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है दुनिया भर में, वो वहां पर जा रहे हैं। एक और चीज, नीतीश जी पे जो पर्सनल अटैक्स हुए, हमारा देश, हमारी देश की संस्कृति अलग है। ये अमेरिका की तरह नहीं कि जो बाइडेन पे जो अटैक्स हुए, हालांकि नीतीश जी जो बाइडेन से बहुत ज्यादा फिट है, वहां पे अमेरिका के जो वोटर्स है वो एक्सेप्ट नहीं करते। भारत में ये एक रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो ये जो चीजें, इन पर सोचना चाहिए, संस्कृति पे सोचना चाहिए, कल्चर पे सोचना चाहिए, और उससे आगे नहीं जाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के खुद के जो अध्यक्ष है, और कहना नहीं चाहिए वो बुजुर्ग है, उनका सम्मान है, वो भी तो बुजुर्ग है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी तो चुनाव के समय में हॉस्पिटलाइज हुए थे, ईश्वर उनको लंबी आयु दे। लेकिन इस तरह की चीजें कोई अगर उनके स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी करे, बाकी चीजें, ये नेगेटिविटी जो थी, और खास करके नीतीश जी पर जो पर्सनल अटैक था, वो सारा का जवाब जो है वो दरअसल जनता ने दिया। इस बात को समझना होगा। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, ये जो कांग्रेस की जो चर्चा चल रही है, कांग्रेस के अंदर क्या होगा अभी हम नहीं जानते। जाहिर सी बात है, जो कुछ तहसीन पूनावाला कह रहे हैं, अगर कांग्रेस के नेता समझेंगे तो उनको समझ आएगा कि जो पोर्श पॉवर्टी है, इससे निकलना पड़ेगा। आप जो है सभी लोग जाएंगे अंबानी की शादी में पूड़ी खाने, और राहुल गांधी खड़े होकर कहेंगे नहीं नहीं देखो मैं नहीं गया, इसलिए अंबानी खराब है, अडानी खराब है, और जो है वोट चोरी है, चुनाव आयोग खराब है, ये खराब है, वो खराब है। ये सब नेगेटिव पॉलिटिक्स सब चलेगी नहीं। कांग्रेस का क्या होगा नहीं पता, लेकिन क्या आज एक बड़ी चोट है, और सुबह से हम लगातार बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने एक मैसेज तो दे दिया है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो यही जो है, अब जो गठबंधन में पार्टियां हैं, उनको अब तय करना है कि भैया हमको डूबना है या फिर तैरना है। नमस्कार अशोक जी, हमारे पहले साथियों को भी मेरा नमस्कार। एक तो नाम करेक्ट कर ले, मैं धर्मेंद्र सिंह हूँ। जी माफ, हाँ जी, माफी चाहता हूँ जी। जी 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 देखिए, 2-3 महत्वपूर्ण चीजें। देखिए, किसी की शादी में जाना, वो भी देश के नागरिक है, वो कोई मुद्दा नहीं हो सकता, न विमर्श का स्थल है। एक तो बिहार की जनता ने, सर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी, मैं आपको एक तुरंत रोक, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी। आपने कहा वो भी नागरिक है देश के, उनके शादी में जाने में अगर अखिलेश यादव गए और तेजस्वी जी पूरे परिवार के साथ गए, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी तो यही मुद्दा बिहार में जाके उठा रहे थे ना, जो ना आपके लिए मुद्दा था, ना तेजस्वी यादव के लिए मुद्दा था, ना बिहार के लोगों के लिए मुद्दा था। लेकिन राहुल गांधी वहां जाके बता रहे, देखो जी मैं कितना महान आदमी हूं, मैं जो है अंबानी जी की शादी में नहीं गया। क्या फर्क पड़ता है लोगों को उससे? नहीं, देखिए अशोक जी, किसी का बड़ा आदमी होना, किसी का छोटा आदमी होना, वो कोई मुद्दा नहीं है, और न उसके आधार पर किसी का विवेचन किया जा सकता। उसको कांग्रेस साथी पूछिएगा, वो बेहतर बताएंगे। देखिए, हम दो महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। एक तो मैं इस अवसर पर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए को जो है बधाई देता हूं कि बिहार ने उनमें विश्वास जताया।
आप देखिए, लेकिन इसके इधर जाकर के होगी, 2-3 बड़े रिलेवेंट मुद्दे हैं जो आने वाले हर समय जब भी बहस होगी तो बहस का मुद्दा बनेंगे और बनना भी चाहिए किसी डेमोक्रेसी के लिए। वो 2-3 चीजें क्या है कि चुनाव के समय आप 20 साल की सरकार चला चुके हैं और बिहार के लोगों का न पलायन रुका, न नौकरियों की बात हुई, रोजगार की बात नहीं हुई, उनके किसानों की आय की बात नहीं हुई, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं हुई, लेकिन 10,000 रुपए खाते में आप भेज करके करोड़ों वोटों का इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया, नंबर 1। नंबर 2, अचानक आप एसआईआर लेकर के आए। बिहार के लोग जब तक समझे उसमें करीब 68 लाख वोट, जो लगभग जेडीयू के वोटों से थोड़ा बहुत कम ही है, उतना वोट कट गया। इस पर बहस होनी चाहिए कि आप अचानक किस तरह से लेके आए, किस तरह से कितने लोगों, मतलब आप चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं जो मृत हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है, उन सबका भी वोट रहना चाहिए वोटर लिस्ट में, ताकि तो किसके नाम काटे गए उसमें 20 लाख नहीं, धर्मेंद्र जी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए उसमें जो लोग जिनकी मृत्यु हुई ऐसे 20 लाख के करीब नाम थे। अब आप क्या चाहते हैं, जो लोग आज जिंदा नहीं है उनके भी नाम वोटर लिस्ट में होंगे, तभी आप लोग चुनाव जीतेंगे। ये आप मैसेज क्या दे रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, ये चुनाव में मतदाता सूची का सुधार एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन गहन पुनरीक्षण के नाम से एक हवा खड़ा करके जब कागज मांगे जाने लगे, और जिस देश में जिन भाजपा शासित राज्यों में 1 माह में कोई भी सामान्य प्रमाण पत्र बनाना मुश्किल हो, उसमें ये साजिश लगती है। ये जांच होनी चाहिए। मत देखिए, लोकतंत्र में कोई जीते कोई हारे स्वाभाविक है, जिससे जनता की बात अच्छी लगी उसको जिताता है, नहीं समझ में आ रहा है। इस पर बिहार में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसमें हम गठबंधन के साथियों से हम लोग बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, वो चीजें सामने आएंगी। लेकिन मतों की चोरी करके, हेरा फेरी करके, मतदाताओं के नाम कटवा करके मत देने पे, धर्मेंद्र जी एजेंडे पर आ गए। दिक्कत वही है, वो मुझे लगता नहीं। सुनिए आप, रुकिए एक मिनट। पूरे चुनाव भर में धर्मेंद्र जी एक मिनट, पूरे चुनाव भर में मैंने कम से कम 2 दर्जन बार इस पर बहस की है, और 2 दर्जन बाद मैंने ठोक के सबूत दिखाए हैं, और मैंने बार विपक्ष से कहा एक बार साबित तो कर दीजिए। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि आप लोग कितनी बार कोर्ट गए और कितनी बार कोर्ट ने आप लोगों को क्या क्या आईना दिखाया। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्रशांत भूषण गए थे और प्रशांत भूषण को कोर्ट ने कहा फर्जी जो सबूत लेकर आते हो। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आप लोग 40 से ज्यादा बार ईवीएम पर उंगली उठा चुके, 40 से ज्यादा बार आप लोग एक बार भी प्रूव नहीं कर पाए, ईवीएम छोड़ करके आज आप दूसरा एजेंडा बना रहे हैं। देखिए दिक्कत यह है, और विपक्ष अगर हार रहा है, लगातार हार रहा है, तो दरअसल दिक्कत विपक्ष के साथ यह है, विपक्ष ग्राउंड रियलिटी आज भी नहीं समझ रहा है, और ये मुझे लगता है विपक्ष के लिए बड़ा घातक है। श्रीवास्तव जी, यही दिक्कत है विपक्ष के साथ कि आप देखिए धर्मेंद्र जी ने शुरुआत की और उसके बाद तुरंत आ गए कि जी देखिए वोट चोरी है, देखिए जी नाम काट दिए गए। मतलब वो चाहते हैं कि घुसपैठियों के नाम हो, वो चाहते हैं कि जो लोग मृत हैं उनके नाम हो, वो चाहते हैं कि वोटर के 2-2, 3-3 नाम हो, तभी ये जीतेंगे। अब कुछ श्रीवास्तव नहीं सर, एक मिनट सर, नहीं मुझे, मेरे पास बड़ा पैनल है, आपको वोट चोरी पर भाषण देने के लिए मैंने आज नहीं बुलाया। आज के अगर आप इस नतीजे के बाद भी आप अगर चिंतन करने के लिए तैयार नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होगा धर्मेंद्र सिंह जी, तब भी आप भी मेरे साथ होंगे, मैं आपके साथ होऊंगा, और उसके बाद ये खामियाजा आपको तब भुगतना पड़ेगा। आज जो आप बात कह रहे हो आपको तब भुगतना पड़ेगा। अब कुछ उत्तर प्रदेश ने तो 24 में रास्ता खोल दिया। केवल एक चीज, केवल 5 सेकंड मौका दे दे, 2 चीज में केवल 2 सवाल बहुत छोटे पूछना चाहता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत सरकार द्वारा के पैसे से बनाया गया आधार कार्ड है, उसकी 4 महीने में नहीं सीखेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? नंबर 1, और वो पार्टी जो हर चुनाव के 4 महीने पहले ही सक्रिय होती है कि यहाँ ये रणनीति कर दें, यहाँ इससे गठजोड़ कर दें, यहाँ ये दे दें, यहाँ ये ले लें, यहाँ, लेकिन फाइनली होता क्या है? देना लेना वायदे करना तो होता है, टिकट बेचने का आरोप किस पे लगता है? आपको टिकट बेचने का आरोप उस पे लगता है, और जो वहां का प्रभारी होता है उसको आपको किनारे करना पड़ता है। ये वहीं तक बात नहीं थी। मैंने तो इतना घूमा बिहार के चुनाव में, और फाइनली जब मैं वापस आ रहा था तो हवाई अड्डे पे वहाँ पर जिन महानुभावों से, कांग्रेस के लोगों से मुलाकात हुई, वो बहुत बड़े लोग थे और उन्होंने स्वीकार किया कि हम तो टिकट जब बटा तभी हम हार गए थे। अब वो अगर आप उस पर भी आप एक ऐसा नैरेटिव चलाने की कोशिश करेंगे जिसे एसआईआर कहा जाता है, सर कहा जाता है, और जो जमीन पे नहीं है, अगर आपको वोटर लिस्ट पे काम करना ही था तो 2 साल पुरानी कर्नाटक की वोटर लिस्ट पे क्यों कर रहे थे भाई? हरियाणा की लिस्ट पे क्यों कर रहे थे भाई? करना था तो थोड़ा और आदमी बढ़ा लेते, किराए और जोड़ लेते, तो वही काम आप बिहार की लिस्ट पे करते, उसके बाद आपत्ति भी करते। 3 आदमियों की आपत्ति नहीं करा पाए आप,
Exactly, और आप FIR नहीं सर, कराना चाहते, आप कल आगे भी नहीं बढ़ना मैंने चाहते, कल करेंगे भी क्या? मैंने कल भी एक डेटा रखा था, आज फिर वो डेटा रख रहा हूं और उसके बाद मैं कुछ ग्राफिक दिखाकर बात करूंगा। देखिए है क्या, 1-3-3-8-2-6-1-2 13382612, इसका मतलब जानते हैं 13382612, 113 नहीं, माफ कीजिएगा 12 कहना चाहिए, 12382612। 12 पॉलिटिकल पार्टियां हैं बिहार में मान्यता प्राप्त, 12 पार्टियां, 38 जिले हैं, 2612 उम्मीदवार थे। 12 पॉलिटिकल पार्टियों ने 38 में से एक भी जिले में 2612 जो उम्मीदवार थे, एक ने भी एक भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। और 66,000 बीएलओ जो है, बीएलए जो है, वो पॉलिटिकल पार्टियों के विपक्ष के 66,000 बीएलए एक शिकायत दर्ज नहीं कराई। लेकिन जब डिबेट में बैठेंगे तो वोट चोरी हो गई जी, नाम काट दिए जी, एक भी नाम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप जेन्युइनली एक भी नाम लेकर आएंगे जिसका नाम गलत कटा होगा हम इंटरवीन करेंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा विपक्ष मिलकर एक भी जेन्युइन नाम सुप्रीम कोर्ट में नहीं रख सका, सुप्रीम कोर्ट को ये राजी नहीं कर सके, और उसके बाद डिबेट में बैठकर फिर वही रोना रोना है। इसलिए मैं कह रहा हूं भारत का विपक्ष अगर कुछ सीखने को तैयार नहीं है तो यह देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि देश में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन अगर विपक्ष गलतियां करने पर तुला हो तो उसको कोई बचा नहीं सकता। इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। देखिए ये चुनाव के मायने क्या है और मैं इस पर चर्चा भी करना चाहूंगा। इस चुनाव के मायने समझिए, जरा ग्राफिक्स के जरिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जरा ग्राफिक्स चलाइए, इस चुनाव के मायने क्या हैं। दरअसल एक बड़ा जो है 2024 के चुनाव के बाद एक बड़ा अंतर है। जरा ग्राफिक चलाइए, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। दरअसल 2024 का चुनाव आपको याद है, 2024 का चुनाव, आज मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या देश का मतदाता 2024 की अपनी भूल सुधार रहा है? मैं ये क्यों कह रहा हूं कि देश का मतदाता 2024 में जो उसने भूल की उसको सुधार रहा है? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा, देश के जो मतदाता उनका बड़ा हिस्सा एक फेक नैरेटिव की चपेट में आ गया था। फेक नैरेटिव क्या था कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये फेक नैरेटिव पूरे विपक्ष की तरफ से फैलाए गए और इसका असर क्या हुआ? इसका असर है मतदाताओं को भी लगा संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और ये सब जो नैरेटिव खड़े हुए उसके कारण क्या हुआ? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा 240 सीटों पर सिमट कर रहेगी। लोकसभा की चुनाव आपको नतीजे याद है आपको, बीजेपी मुख्यालय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो उनकी आंखों में एक सूनापन था और किस तरह से उनके चेहरे पर जो है जीत की खुशी से ज्यादा एक कसक थी। तो वो जो बात थी, वो जो तस्वीर थी, और 2024 के जो चुनाव नतीजे थे, इसके बाद हुआ क्या? उसके बाद राहुल गांधी और पूरे विपक्ष ने लगातार नरेंद्र मोदी का मजाक बनाया, लगातार नरेंद्र मोदी पर निजी हमले किए। 56 इंच की छाती कहां गई जी? कांग्रेस याद है 99 सीटें जीतकर किस तरह से कांग्रेस उछल रही थी। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या का मजाक उड़ाया, कहा जी देखो हम अयोध्या जीत गए, और अयोध्या के एक सांसद को कह दिया अयोध्या नरेश हैं, भगवान राम अयोध्या के नरेश नहीं है। लेकिन यह कहा गया कि जो है समाजवादी पार्टी के सांसद अयोध्या नरेश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी तौर पर माहौल बनाया गया। संसद में कैसे उनको बोलने से रोकने के लिए पूरा विपक्ष जो है हुआ हुआ कर रहा था। ये सारे दृश्य आपको याद होंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या देश की जनता को यह महसूस हुआ कि उन्होंने 2024 में कोई भूल कर दी है? यह आज का बड़ा सवाल है। जैसी नतीजे आने के बाद ये लगा देश की जनता को, मतदाताओं को यह महसूस हुआ कि उन्होंने शायद 2024 में भूल कर दी है। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार, इन सब जगह बीजेपी और एनडीए बड़े भारी बहुमत से जीत रहे हैं। क्या यह संकेत है कि लोग अपनी भूल सुधार कर रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल है। क्या लोगों को लगा कि 2024 में उनसे भूल हुई थी, नरेंद्र मोदी को 240 पर लाकर समेट दिया, और आज उस भूल का परिमार्जन कर रही है देश की जनता? रोहित सिंह, क्या आपको लगता है बिहार का मैंडेट में क्या ये संदेश भी छिपा है कि हमने, हालांकि बिहार में लोकसभा चुनाव में इतने खराब नतीजे नहीं थे, लेकिन फिर भी लोगों को लगातार लग रहा है और लगातार जो नतीजे आ रहे हैं? देखिए, बिहार सामाजिक न्याय की क्रांति भूमि है। बिहार में सोशल जस्टिस की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है विश्व स्तर की, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की धरती, कर्पूरी जी की धरती, अंबेडकर जी को मानने वाले लोगों की धरती। जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और विपक्ष में बैठे सभी राजनीतिक दलों के द्वारा अगड़ा, पिछड़ा, सामाजिक न्याय का नारा देकर देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया गया, उससे निकालने का काम बिहार ने किया है। बिहार ने स्पष्ट रूप से संकेत नहीं दिया बल्कि प्रमाणित कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ा सोशल जस्टिस का
सामाजिक न्याय का चैंपियन राजनेता देश में कोई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के हर वर्ग के लोग, बिहार में कई ऐसी अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं जिनकी उपजातियों की आबादी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और जब इन सबको टोटल किया जाएगा तो इनकी आबादी ग्रॉस 20-22% है, जिसको आप बूथ का, वोट का जिन कह सकते हैं, पंचफोरना वोट कह सकते हैं, जो ईबीसी वोट बैंक है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये प्रमाणित हो गया है बिहार में इस बार। लालू प्रसाद यादव जी के जो राजकुमार हैं, जो कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने लालू जी के नेतृत्व में बनाया, जिसके सीएम इन वेटिंग के कैंडिडेट बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव थे, उनकी लीडरशिप को खारिज कर दिया। मुझे तो लगता है कि मुसलमान लोगों ने भी तेजस्वी यादव की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर तेजस्वी यादव की लीडरशिप को एक्सेप्ट करता तो ओवैसी साहब के दल को 5 विधायकों की संख्या सीमांचल में नहीं प्राप्त हो पाती। और आइए, मुसलमान क्यों तेजस्वी यादव को मानेगा? भाई, बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता मतलब कैबिनेट मंत्री का दर्जा कौन था? लालू यादव के चार्जशीटेड राजकुमार तेजस्वी यादव। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद पर कौन आसीन थी? लालू प्रसाद यादव जी की धर्मपत्नी तेजस्वी जी की मम्मी आदरणीय राबड़ी जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। उत्तर प्रदेश में आजम खान, अब बिहार में सिद्दीकी जी। आजम खान मुलायम सिंह जी के दुलरुआ थे और लालू यादव के जमाने में सिद्दीकी साहब का बड़ा स्टेचर होता था। तेजस्वी यादव ने क्या किया? बिहार विधान परिषद में नेता विपक्ष के पद पर भी मुसलमान धर्म से आने वाले सिद्दीकी साहब को नहीं बैठने दिया, मुख्य सचेतक बना दिया। हरियाणा से वो पकड़ुआ एडवाइजर लाए थे तेजस्वी यादव, वो पकड़ुआ एडवाइजर इनको हिंदू से ईसाई बना दिया। और बिहार की राजनीति में जातीय गणित तो टूट ही गया। धार्मिक उन्माद के प्रतीक के रूप में तेजस्वी स्टैब्लिश हो गए, जिस कारण से मुसलमानों ने भी साथ छोड़ा, हिंदू धर्म के लोगों ने भी साथ छोड़ा, ईबीसी, ओबीसी, दलित, महादलित सबने तेजस्वी यादव की लीडरशिप मुस्लिम वोटों की बात कर रहे हैं। देखिए, एक बार एम.वाई फैक्टर जो है, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एम.वाई फैक्टर एक ट्रेडिशनल, अभी तहसीन पूनावाला भी कह रहे थे कि एक ट्रेडिशनल माइंडसेट था कि मुस्लिम यादव वोट एक हो जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, लेकिन वो फॉर्मूला टूट चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एम.वाई फैक्टर का जिक्र किया कि मुस्लिम यादव नहीं, बल्कि उन्होंने कहा यूथ, महिलाएं और यूथ। उन्होंने कहा एम.वाई जो फैक्टर है वो एक बड़ा फैक्टर है। तो एम.वाई फैक्टर, ये जो मुस्लिम वोटों की बात कर रहे हैं सुधीर, क्या सीमांचल के जो नतीजे हैं, जो रुझान हमें दिखा रहे हैं, नतीजे दिखा रहे हैं, सीमांचल के नतीजे साफ दिखा रहे हैं कि दरअसल ये एम.वाई में मुस्लिम अलग निकल गया और यादव भी बहुत हद तक बीजेपी को मिला है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। आरजेडी के जो परंपरागत वोटर थे मुस्लिम का सीमांचल में लगभग 50 से 55%, लगभग 16 सीटों पे है, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 सीट आरजेडी के पास गई है, जबकि 5 पे ओवैसी ने अपना कब्जा कर लिया। रही बात बाकी के जो पूरे इलाके में 24 सीटें हैं, 4 जिले में, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार। उसमें से जदयू ने सबसे बढ़िया इस बार 12 सीटें जीती। तो ये बता रहा है कि मुस्लिम जो है सो आरजेडी से छिटक जा रहा है। जो उसका बेस वोट जो यादव है, उसमें भी लगभग 40% यादव इस बार एनडीए के साथ दिया है। भले ही उसका 40% आप कह रहे हैं, 40%। हाँ, ये बड़ा अपने आप में फिगर है। क्योंकि उसका जो लोक कल्याणकारी जो उनकी योजनाएं हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन में 450 से 1100 करना, 125 यूनिट बिजली वाली, ये सब को हिट किया है लोगों को। 10,000 रुपए जो गए हैं इसमें जीविका उसमें न जात है, उस सारे सबको उसका फायदा हुआ है। उसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि एक ऐतिहासिक जीत मिली है। तो आप कह रहे हैं कि ये तहसीन, ये क्या खतरे की घंटी अन्य राज्यों में नहीं? अगर ये ट्रेडिशनल वोट बैंक जिसको तेजस्वी यादव और आरजेडी मान के बैठे थे, क्या इसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश तक नहीं होगा? और क्या उत्तर प्रदेश में अब संभलने की जरूरत नहीं है कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को? बिल्कुल उसका इम्पैक्ट होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक डिफरेंस है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का अलायंस बनाया हुआ है, जिससे उनको फायदा होता है, जो यहाँ पर तेजस्वी यादव जी नहीं कर पाए। उन्होंने वो एम.वाई पे सीमित रह गए। दरअसल लालू जी तेजस्वी यादव के सबसे ताकतवर शक्ति है और सबसे कमजोर लिंक भी है, तो एम.वाई के आगे वो नहीं जा पाया। और जो कांग्रेस का रोल था, थोड़ा फॉरवर्ड कास्ट वोट लाना, थोड़ा एससी वोट लाना, थोड़ा ईबीसी और ओबीसी वोट लाना, वहां पर कांग्रेस असफल होगी। लेकिन मैं 2 चीज कहना चाहता हूं, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। क्या महिला भी वो नहीं चाहती है कि हमारा घर
बेटर हो, हमारी लाइफ में सुधार हो। बिल्कुल। वो क्या धर्म के ऊपर के वोट नहीं कर सकती? क्या युवा भी नहीं चाहता है? और मैं ये मानता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय है कि किसी की पत्नी या किसी के पर्सनल लाइफ में कौन किससे शादी करता है, मुझे लगता है हमें अटैक नहीं करना चाहिए। वो सबकी व्यक्तिगत राय है, हमें वो नहीं करना चाहिए। हमने कहा धर्म बदल गया है उनका। नहीं, वो आपके कॉन्टेक्स्ट गए में कहा आप उस मैंने तो आपकी बात की नहीं, आप ही उसको बोल रहे आपने हम ही तो पर आप इशारा ऐसे- किया, तो उसी का मैं जवाब आपको हम दे बिल्कुल, रहे हैं। आप अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बट तेजस्वी मत यादव कीजिए। बदल गए हैं आप- तो लोग नहीं कहेगा। नहीं, देखिए, गोपालक अगर- समाज से आने वाले अगर तेजस्वी आप- यादव आप को अपने आप को गौशाला से ज्यादा- बदबू ओके, आने ओके, लगा। ओके, एक- अब बताइए, देखिए, भगवान कृष्ण के वंशज को देखिए, गौशाला ऐसे- से बदबू ओके, आने लगा, देखिए, तो बिहार के गोपालक उनको उन्होंने मानेंगे कभी इस क्या? तरह की बातें की नहीं है, अखिलेश लेकिन जी और आपको दोनों यहाँ कर कर रहे हैं उसको लगातार। एग्जैजरेट करना है, तो ओके, आप किस ओके, पे? अखिलेश जी सवाल दोनों ये है कर कि रहे हैं अपनी लगातार। व्यक्तिगत जिंदगी में हम जब हम बात करें प्रोग्रेसिव राजनीति में व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है, सब सार्वजनिक होता है। तो आप उनकी पत्नी के बारे में बात कर रहे हाँ, हैं। उनकी पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं। आप हम कह तो रहे कोई उनके धर्म के आप बारे में कह बात रहे कर रहे कोई हैं। व्यक्तिगत नहीं होता छठ है। मैया के व्रत का कोई आया अभी- फोटो? अभी- जो लालू जी और राबड़ी जी छठ का इतना ओके, आस्था अगर करते आप थे, बिहार राहुल के गांधी ने आवाम छठ पर्व को- का अगर अपमान आप किया। बिहार के तेजस्वी आवाम- यादव ने, लालू यादव ने कोई सुनिए, कमेंट इस वक्त- किया इस क्या? वक्त- सुनिए, इस वक्त- छठ बिहार की आत्मा है, सुनिए, इस वक्त- और उस पर एक राहुल मिनट, गांधी सर, पटना सर, में एक आके मिनट, हमला रोहित करके जी, चले रोहित गए। आप क्यों राहुल गांधी पे कर रहे हैं, रोहित जी, तेजस्वी पे? रोहित जी, आप रोहित जी, अगर यादव अगर बोल आप एक रहे हैं। मुद्दे एक मिनट, अगर आप एक एक मिनट, मुद्दे मुझे पे लगता टिक है- नहीं मुझे सकते तो लगता आप है- एक मुझे मिनट लोगों के लगता है सवाल मुझे ये है, स्टूडियो से सवाल आगे ये जाना है, पड़ेगा। बिहार नहीं, में ऐसे नहीं, दिया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बिहार ऐसे में मुझे लगता जवाब दे है- दिया मुझे लगता है होगा। मुझे स्टूडियो से आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, मैं एक बार कह रहा हूँ, चुनाव परिणाम हमारे सामने है, ठीक है ना। अब इसको छीटाकशी करने से कुछ नहीं, अब इसका विश्लेषण और व्यक्तिगत करना हमले जरूरी है। करने से कुछ हाँ, नहीं बिल्कुल, होगा। अब इसका विश्लेषण जब करने की प्रधानमंत्री इस जरूरत तरह है की कि बात भाई नहीं क्यों, कर रहे हैं, अगर तो आप अगर क्यों आप कर रहे समझ हो? रहे हैं विश्लेषण, तो आप विश्लेषण में उसमें उसकी तह तक जाना है। मुझे नहीं लगता कि विपक्ष जो है इस वक्त उसकी तह तक जाने के लिए तैयार दिख रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये विपक्ष के लिए जरूरी है। इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश का मुद्दा उठाया, क्योंकि मुझे नहीं लगा धर्मेंद्र सिंह जी अभी भी इस बात को या तेजस्वी या अखिलेश यादव जी का भी बयान आया है, वो भी मान रहे हैं कि वोट चोरी और जो है इस SIR के विरोध में। इसलिए मैं कह रहा हूं विपक्ष जो है समझ नहीं रहा इस बात की गंभीरता कि उनको क्या नुकसान हो रहा है नेगेटिव पॉलिटिक्स। अशोक जी, मैं एक ही लाइन में इसका अगर 45 लाख वोट कटे, वो 45 लाख लोग कहां है? हैं? एग्जैक्टली। दूसरा सवाल, हाँ। अगर इलेक्शंस रिग्ड थे, एक बूथ पे रीपोलिंग की बात हुई, Exactly. मैं 10 की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल यही कह रहा खुद हूं। पटना गया था। इसमें मैं मुसलमानों की एक बात कहना चाहता हूं। हाँ। जब मैं पटना एयरपोर्ट पे था, क्योंकि उस दिन दिल्ली के फ्लाइट्स थोड़े से डिले थे, बहुत सारे मुझे मुसलमान भाई बहन मिले जो वोट करने आए थे, और मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित था कि मुसलमान टिकट प्लेन में आ रहा है वोट करने। जब मैं उनसे पूछा कि आप इतना पैसा खर्च करते रहे, एक तो था कि SIR की वजह से हमारा वोट कटेगा तो नागरिकता जाएगी, दूसरा महत्वपूर्ण चीज थी और वो MIM को वोट दे रहे थे कि कह रहे आपको हमारा 100% वोट तो चाहिए, पर आप हमें उतने टिकट्स नहीं दे रहे। ये बात मैंने पटना एयरपोर्ट पे देखिए, मैं यही तो ये मैं दिक्कतें हैं, इसको मैं reflect इसी करना बात को कह रहा हूं कि अगर आप ये नहीं समझने के तैयार हैं, एक कंप्लेंट आपकी नहीं होती सिर्फ टेलीविजन चैनल्स में बैठकर SIR का विरोध करने से और टेलीविजन चैनल में बैठकर वोट चोरी कहने से। जनता आपके साथ, जिन 5 करोड़ लोगों ने बिहार में वोट दिया, उनके लिए क्या वोट काटने का कोई इशू था? और जो 45 लाख 65 लाख 69 लाख वोट कटे, उनमें से कितने लोगों को प्रोड्यूस कर पाया विपक्ष कि देखिए जेन्युइन वोटर है, इनके वोट कटे? मृत्युंजय शर्मा जी को लीजिए स्क्रीन पे। मृत्युंजय शर्मा, इस पूरे चुनाव में एक बात कही जा रही है, क्योंकि आपकी किताब भी इस विषय पर है, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या जंगल राज की जो बार बार बीजेपी NDA बात कर रहे थे, क्या वो लोगों के लिए एक इश्यू बना? क्या लोगों के जहन में जो है वो जंगल राज की वापसी ना हो जाए, ये लोगों के जहन में? मृत्युंजय शर्मा कहां है? मुझे स्क्रीन पे दिखाइए मृत्युंजय शर्मा। ओके, तो मृत्युंजय शर्मा, मैं जानना चाहता हूं क्या लोगों के लिए इशू रहा कि भाई जंगल राज की वापसी होगी, लालू यादव नहीं तो तेजस्वी यादव, जंगल राज की वापसी है, ये क्या ये एक बड़ा फैक्टर रहा? बिल्कुल अशोक जी, इनफैक्ट आज मैं बहुत सारे न्यूज में एक मीम चल रहा था और उस पर लालू जी की फोटो थी और उसमें लिखा हुआ था कि सरकार ऐसी चलाओ कि 20 साल बाद भी एंटी इनकम्बेंसी हो। और एक्चुअली आप बहुत मानेंगे, बढ़िया, 20 साल बाद भी एंटी इनकम्बेंसी सरकार ऐसी चलाओ। जी, और आप बिहार में कहीं भी घूमेंगे अशोक जी, कई बार हमें लगता है या वैसे लोग जो अनभिज्ञ रहे हैं, उस एरा में रहे नहीं है बिहार में, जानते नहीं है, उनको लगता है ऐसा क्या बुरा हुआ होगा कि 20 साल बाद भी उसे याद किया जाए। लेकिन ये एक ऐसा एरा था जिसको 20 साल क्या 50 साल भी बाद भी अगर आप रिकाउंट करेंगे तो अनबिलीवेबल था, और इसलिए लोग बहुत कॉशियस रहते हैं। उनको लगता है कि 5% भी अगर चांस है उस प्रकार का एरा आने का तो उसको सबसे पहले हटाओ। और हिंस जब वो अल्टरनेटिव्स की तलाश करने लगते हैं, अगर उनको नीतीश जी से थोड़ी बहुत दिक्कत भी होगी, ये भी होगा कि हाँ बहुत काम नहीं हो पाया, थोड़ा और होना चाहिए था, लेकिन जब वो अल्टरनेट की तरफ देखते हैं तो कहते हैं ये वाला तो किसी भी हाल में नहीं चलेगा, नीतीश जी जो भी सरकार चला रहे हैं वो तो मच बेटर है। दूसरा, तेजस्वी कितनी बार भी कहते रहे कि नहीं ये पुरानी वाली पार्टी नहीं, अब ये A to Z पार्टी है,
ये फलाना पार्टी है, लेकिन ब्रॉडली जब आप देखेंगे तो आरजेडी में आज भी सबसे पहले वो लीडर्स आप देखे जो 90 के दशक में आरजेडी में रूल करते थे, आज भी करीब करीब आपको वही लीडर्स दिखेंगे आरजेडी में ज्यादातर एरियाज में। आज भी आपको मगध में सुरेंद्र यादव ही दिखेंगे, आज भी आपको शहाबुद्दीन का बेटा ही दिखेगा, आज भी आपको रीतलाल यादव ही दिखेंगे। तो सबको लगता है कि ये सिर्फ कहने की बात है कि आरजेडी वो वाली नहीं है, दूसरी है। दूसरा, आज भी आरजेडी के जितने भी सपोर्टर्स के आपने क्लिप्स देखे होंगे जब उनको मीडिया वाले इंटरव्यू कर रहे थे, तो उनके बयान देखिए किस प्रकार के आते। उन्हीं के गया के जिलाध्यक्ष ने फिर से वही फ्रेज यूज करा कैंपेन के दौरान, बुरा बाल साफ करो। उन्हीं के एक मुन्ना यादव जो विधायक है, उन्होंने जाति सूचक टाइटल्स को यूज करते हुए कहा कि अब इन लोगों की सत्ता कभी नहीं आने वाली है। और किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे राजद का कोई भी सीनियर लीडर या तेजस्वी आके कभी उन्होंने कंडेम नहीं किया उसको, कभी उन्होंने कहा नहीं कि हमारी पार्टी की लाइन नहीं है। तो फाइनली लोगों को दिखने लगता है, और जिस प्रकार के गाने बने, प्रधानमंत्री जी ने उसका जिक्र भी किया, वो दिखने लगता है कि ये यार ये वही सारे लोग हैं। और अगर ये सरकार में आ गए तो जो जंगल राज में 90 के दशक में होता था वही फिर से होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मृत्युंजय जी, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि भाई जंगल राज का अगर मुद्दा है तो फिर वो मुद्दा जो है 2020 के चुनाव में क्यों नहीं चला, 2020 में जो है आरजेडी। मेरा अपना मानना है, आप इस पर क्लैरिफाई करें, मेरा अपना मानना है 2020 में एनडीए को जो डेंट पड़ी थी उसका एक बड़ा फैक्टर जो है, क्योंकि एनडीए में जो बिखराव था, खास करके एलजेपी चिराग पासवान जो लड़ रहे थे, वो बिखराव जो एक बड़ा कारण था। उसका कारण जो है वो आरजेडी को बढ़त मिली और उसके कारण जो है एनडीए की स्थिति ये रही। क्या सहमत है आप? जी बिल्कुल। देखिए कभी भी एक फैक्टर प्ले पे नहीं होता अशोक जी, अगर हम एक फैक्टर पे पूरे इलेक्शन का रिजल्ट डाल दें तो गलत है। तो मुझे लगता है कि आप 2020 का अगर इलेक्टोरल कॉम्बिनेशन इंडिया का देखेंगे तो आज तक का मोस्ट फॉर्मिडेबल एवर है। कभी ये 5 घटक दल एक साथ चुनाव नहीं लड़े हैं बिहार में, तो सबसे पहले उसी समय एज मिल गया था एनडीए को। दूसरा, जब एक बार घटक दल साथ में आ जाते हैं तो जो नैरेटिव फ्रेम होता है, तो दूसरे साइड में जो एक सिर्फ मेजर पार्टी दिखी वो आरजेडी दिखी, बाकी सारी छोटी पार्टियां थी। तो फिर आप आरजेडी को रिस्पॉन्सिबल बताते हैं 90 से 2005 के लिए मिस गवर्नेंस के लिए, और फिर आपका नैरेटिव बहुत क्लियर हो जाता है। दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ क्या था, महागठबंधन की तरफ, पहले तो आपने वोट अधिकार यात्रा को 1 महीने तक इशू बना के रखा, फिर अब खुद गायब हो गए राहुल गांधी, फिर तेजस्वी इनफैक्ट नाराज हो गए तो 20 दिन वो कैंपेन में नहीं गए, फिर उनका जो सीट शेयरिंग है वो नॉमिनेशन के बाद आया, लास्ट में 10 दिनों में जाके इन्होंने बेरोजगारी, पलायन ऐसे मुद्दों को उठाना शुरू किया, लेकिन तब तक जो इलेक्शन का स्कीम होता है वो खत्म निकल चुका था। एग्जैक्टली, मैं आपकी बात से बहुत, और आपने ठीक कहा मृत्युंजय शर्मा ने कहा, एक मुद्दे पर जो है चुनाव नहीं जीता जाता। लेकिन निशांत, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिसको विपक्ष बार बार कह रहा है कि जी इस मुद्दे पर, मैं कई नेताओं को सुन रहा था, उन्होंने कहा जी 10,000 जो महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हो गए, वो जो इतनी बड़ी तादाद थी, उसके कारण जो है एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिली। लेकिन इसके अलावा भी महिलाओं का 8% वोट बढ़ना, क्या सिर्फ ये फैक्टर था कि भाई 10,000 उनके खाते में आ गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हम लोग अगर पूरा क्रेडिट अगर दे दे कि 10,000 रुपए के वजह से महिलाओं ने वोट किया तो ये बहुत बड़ी गलती होगी और उनके प्रति आप कहते हैं बेईमानी होगी। आप नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स को आप देखिए, 2005 से संजय राउत ने ट्वीट किया, नहीं मैं बता रहा हूं, संजय राउत ने ट्वीट किया कि बिहार के लोग बिक गए। मैं वहीं पे आ रहा हूं। आप 2005 से, मतलब उनकी लगभग भाव यही है अशोक जी। 2005 से हम लोग अगर स्टार्ट करें तो देखें तो आप योजनाएं गिनिए, पोशाक योजना, साइकिल योजना, रोजगार योजना, उसके बाद वो कंसिस्टेंटली विमेन सेंट्रिक योजना चलाते रहे और शुरू में उस चीज का मजाक भी बनाया गया। लेकिन उस समय जो एक योजनाएं चलाई जा रही थी महिलाओं को केंद्र में रखते हुए, जहां बच्चियां जो स्कूल नहीं पहुंचती थी वो बच्चियां स्कूल पहुंचने लगी, वो पढ़ने लगी, उनको आगे पढ़ सके, उनको उसके लिए 20,000 25,000 जो शादी नहीं करेंगे उनको पैसे दिए जाते थे कि आप ग्रेजुएशन करो आपको। तो आज ये जीविका दीदी वाली चीज आज आई है, लेकिन उनको जो एक तरीके से फ्रीडम दी गई, उनको जो शिक्षा के माध्यम से एम्पावर किया गया, उनको जो एक तरीके से आप स्ट्रांग बनाया गया शिक्षा के माध्यम से, आप उन चीजों को देखिए। और वही एक वोट बैंक कह लीजिए, आप नीतीश जी ने कास्ट बैरियर को तोड़ते हुए एक नया वोट बैंक बनाया जो पिछले 20 साल में बना। 2015 का अगर चुनाव आपको याद होगा तो 2015 के चुनाव में नीतीश जी और भाजपा अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी कई घर ऐसे थे जहां पे भाजपा के समर्थकों की बेटियां और पत्नियां, उन लोगों ने नीतीश जी को वोट किया था। मैं बार बार कह रहा हूं, ये पूरा चुनाव ट्रस्ट वर्सेज घोस्ट का चुनाव था। ट्रस्ट एक तरफ जहां नीतीश कुमार का चेहरा, एक तरफ जहां क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी का चेहरा था, जहां एक तरफ डिलीवर थी चीजें, स्कीम्स डिलीवर हुई थी, बहुत सारी चीजें, सुशासन बाबू का चेहरा, नरेंद्र मोदी की गारंटी वाला चेहरा, और दूसरे तरफ तेजस्वी यादव जिनके पीछे अभी भी उनको एक वोट बैंक तो मिला, एमवाई का जो वोट बैंक हम लोग कह रहे हैं वो मिला कहीं ना कहीं, जो मुस्लिम यादव वोट बैंक, लेकिन उनके पीछे घोस्ट है। जो घोस्ट कौन सा है? वो जंगल राज का घोस्ट है। उसका मैं आपको एक एनेक्डोट देता हूं। मैं पटना में मैरीन
ड्राइव पे घूम रहा था, तकरीबन रात के 10:30-11 बज रहे थे और एक परिवार वहां पे घूम रहा था। महिला की उम्र होगी तकरीबन 45-50 में, उनकी 2 बड़ी बेटियां जो बाहर जॉब करती थी, वो लोग घूमने आए थे, मैरिन ड्राइव पे घूम रहे थे और मैंने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि मुझे वो राज बिल्कुल नहीं चाहिए, जंगल राज। और मैंने उनसे पूछा भी कि युवा है, तेजस्वी, उनको आपको एक मौका देना चाहिए। तो उनके लाइंस जो थे कोट इन कोट, उनका कहता था कि चोर का बेटा चोरे न बनेगा। तो ये दैट वाज हिज स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट। तो आप सोचिए कि कितना गहरा वो घाव है कि उस घाव को अभी भी सूख जाने के बाद भी थोड़ा खरोच दीजिए तो खून निकल जाए। ये बात दूसरा मैं इसको लेकर क्योंकि मैं ये याद दिलाना चाहता हूं जो ट्वीट जो है जिसका जिक्र अभी जो है तहसीन जी ने किया, संजय राउत का मैं ट्वीट पढ़ देता हूं और धनंजय गिरी इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। संजय राउत लिखते हैं 10,000 में लोकतंत्र बिकता है, ये बिहार में दिखता है। ये संजय राउत का ट्वीट है, 10,000 में लोकतंत्र बिकता है, ये बिहार में दिखता है। ये स्तर है संजय राउत जी का, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर यही हाल नहीं होता, वैचारिक कितना स्खलन नहीं होता, तो आज शिवसेना की हालत नहीं हुई होती। वो जो मूल विचार से ही पार्टी भटक गई, तो कहां जा रहे हैं आखिर? बाला साहब, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की विरासत का सत्यानाश संजय राउत के सौजन्य से ऐसे थोड़ी हुआ है। और जो बात आप बिहार की कह रहे हैं, तो बिहार में जो किया गया है ओवरनाइट तो नहीं किया गया ना अशोक जी। आप देखें 20 वर्षों में, जब एनडीए सरकार में आया तो 2005 से सिलसिला शुरू हुआ, 200 पेंशन मिलता था, उसको 400 किया गया, 240 करोड़ से सोशल सिक्योरिटी पे खर्चा होता था, आज 5,680 करोड़ रुपए खर्चा होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, सब माताओं बहनों का खाता खोलते हैं, जनधन योजना से खाता खुलता है, जिससे डीबीटी होना शुरू होता है। उसके बाद जीविका दीदी का सिलसिला शुरू होता है, पंचायतों में महिलाओं को स्ट्रेंथन किया जाता है, ईबीसी को आरक्षण देकर के ग्राम पंचायतों से लेकर के हर जगह स्ट्रेंथन किया जाता है, महिलाओं का रिजर्वेशन किया जाता है। बिहार में पुलिस बल में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक किया गया है। अब महिलाओं को, जैसे हम लोग बेलन वाली दीदी, चलाने वाली दीदी को ड्रोन दीदी बना रहे हैं, लखपति दीदी बना रहे हैं, करोड़पति दीदी बनाने का हमारा सपना है, उसी तरह से पंचायतों में उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अब उनको बिजनेस करने के लिए एक सीड मनी के तौर पर 10,000 रुपया दिया गया। तो ये एक सिलसिला है। तेजस्वी जी भी तो आज चुनाव के 2 दिन पहले कहने हैं, पहले उन्होंने कहा 2,500 दूंगा, चुनाव के ठीक 2 दिन पहले कहा कि मैं 14 जनवरी को 30,000 रुपए दे दूंगा। लोगों को लगा कि ये मौखरी कर रहा है, मजाक कर रहा है, ये बेवकूफ बनाने आया है। जैसा भाई साहब ने कहा कि लोगों ने क्या विचार रखते हैं, तो वही स्थिति वही है। आप अगर लोगों से पूछेंगे, कहते हैं ना कि तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग, अरे दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब नाम सुनते हैं तुम्हारा लोग। ये स्थिति है, ये स्थिति आपके पुरखों ने बना के रखी और आप उसी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बिहार में क्या हुआ, आप गाना क्या बजा, आप प्रचार क्या हो रहा था, इकट्ठा सटा के उठा ले भाई भैया क्या वजह सत्ता दो। तो ये गाने जिस तरह से चल रहे थे बिहार में, वो बड़ा शर्मनाक है। आ रहा हूं अभी रोहित जी, ये गाने जिस तरह से चल रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र भी किया। और मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, आज खेसारी लाल यादव जो है वो हार गए हैं चुनाव। ये वो खेसारी, आप एरोगेंस देखिए नेताओं का। खेसारी लाल यादव का आज एक बयान वायरल हो रहा है, वो कह रहे थे कोई माई का लाल नहीं है जो हमें हरा सके। वो कह रहे हैं ब्रह्मा का जो लिखा है वो भी मिटा देंगे, उनको भी अपना लिखा जो है बदलना पड़ेगा, हरा नहीं सकते। आप एरोगेंस का लेवल देखिए, आप ये एरोगेंस का लेवल अगर आपका है तो फिर जनता तो आपको सबक सिखाएगी ना। पर फिर वही बात है, सबक आप सीखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब बीजेपी मुख्यालय में कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी करी तो बड़ी जबरदस्त टिप्पणी की। क्या वो टिप्पणियां थी वो भी बताऊंगा, उस पर मैं प्रतिक्रिया भी लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी मोदी
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम बिहार चुनाव के जो नतीजे, रुझान, अब तो नतीजे हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। और एनडीए एक बार फिर थंपिंग मेजॉरिटी के साथ बिहार की सत्ता में लौट रही है। पूरा जो एनडीए है उसमें तमाम पार्टियों ने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो कुल मिलाकर स्ट्राइक रेट है वो 7-8% तक सिमट कर रह गया। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट, इसी तरह का स्ट्राइक रेट जो है वो आरजेडी का भी है। महागठबंधन की स्थिति जो है वो हम आपको आंकड़ों में दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जो आज के रुझान नतीजे हैं, क्या उनसे विपक्ष सीखने के लिए तैयार है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा दिया। उन्होंने कहा पिछले 6 विधानसभा चुनाव हुए हैं, उन 6 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल मिलाकर उसके 100 विधायक नहीं जीते हैं। उन्होंने कहा जितने कांग्रेस 6 चुनाव में नहीं जीत पाई, उतने आज बीजेपी के विधायक अकेले बिहार में जीते हैं। पर सवाल यह है कि कांग्रेस सबक सीखने के लिए तैयार है। जल्दी से तहसील, छोटा सा कमेंट आपका। ये कांग्रेस के लिए अब जो है, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए बहुत ऐसी घड़ी है, अगर अब नहीं सुधरे तो मुझे लगता है बहुत गाड़ी छूट जाएगी। मुझे लगता है गाड़ी छूट गई है, लेकिन अब उनके ऊपर है वो सीखे या ना सीखे और पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। कि निशान भाई से पूछना था, आप मरीन ड्राइव पे जा रहे थे, वहाँ पे आपने भी डांस वीडियो बनाया नहीं? नहीं, हम डांस वीडियो नहीं बनाए हैं। वो तो वीडियो खूब चला लेकिन वोट नहीं मिले। मतलब आप सोचिए, जितने भी यूट्यूबर थे सारे फ्लॉप हो गए। मतलब वो नाच लिए, राहुल गांधी कूद लिए, उसके बाद भी वोट नहीं मिला। जी हाँ, बट अब उम्मीद है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे और देश के सामने सॉल्यूशंस रखो। तकलीफ है, विपक्ष की जरूरत है, लेकिन पॉजिटिव सॉल्यूशन रखो और नेगेटिव और एंग्री, गुस्से वाली राजनीति ना करो। और रोहित, आप सहमत है ये नेगेटिव राजनीति से निकलना पड़ेगा विपक्ष को? देखिए, जो पूरा परिवार, जो विचारधारा, जो दल नेगेटिव पॉलिटिक्स के लिए ही रिकॉग्नाइज है बिहार और देश में, उससे आप पॉजिटिविटी की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? 2010 में जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी का MY समीकरण फेल हुआ था, जिसको वह मुस्लिम और यादव समीकरण कहते हैं, कोसी और सीमांचल में यादवों ने, मुसलमानों ने साथ छोड़ दिया था 2010 में बीजेपी और नीतीश कुमार जी के अलायंस के सामने। ठीक आज उसी प्रकार कांग्रेस की बात कर रहा हूं, जाति और धर्म कांग्रेस की बात कर रहा हूं। लालू जी और कांग्रेस एक ही ना है, एक ही है। स्कूटर के स्टेपनी है कांग्रेस पार्टी लालू यादव के सामने। हैसियत है। आपको याद है ना, पिछली बार जो दलित समाज के नेता थे, आजकल उड़ीसा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं भक्त चरण दास जी, उनको भक्चोनहर कहा था लालू प्रसाद जी ने। और ये जो कृष्णा अलावरू केरल कांग्रेस के नेता थे, जिनको राहुल जी ने टिकट बेचने के नाम पर पैसा लाने के लिए भेज दिया था बिहार, उनको क्या शब्द से लालू यादव ने नवाजा था? कांग्रेस पार्टी की कोई हैसियत है लालू प्रसाद यादव के चरणों के सामने? और उसी सिद्धांत को तेजस्वी यादव आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मूल मुद्दे पर आ रहा हूं, क्योंकि आपके पास समय की कमी है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, लालू यादव और चार्जशीटेड मुख्यमंत्री इन वेटिंग के उम्मीदवार रहे तेजस्वी यादव, जो अब लीडर ऑपोजिशन भी नहीं बन पाएंगे संवैधानिक आधार पर। इनके सारे समीकरण ध्वस्त हो गए नरेंद्र मोदी जी के विकास उन्मुखी राजनीति के सामने, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के गठबंधन के सामने और मोदी जी के प्रति बिहार की दीवानगी के सामने। सारा समीकरण ध्वस्त हो चुका है। लोकतंत्र जीता है,
पूज्य बाबा साहब अंबेडकर का संविधान जीता ओके, है, ओके। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का जो अपमान ओके। लालू यादव और कांग्रेस ने किया, और मोदी जी ने जो लो- देश का लोकतंत्र- सर्वोच्च सम्मान देके उनको लोकतंत्र जीता और प्रतिष्ठा दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार कहा खड़ा रहा कि ये मोदी जी के जीत साथ। भारत में लोकतंत्र में यकीन रखने वालों की जीत है। तो जो लोग लोकतंत्र को पोक करते हैं उनको भी समझना पड़ेगा। लेकिन अकुश श्रीवास्तव जी, बड़ी बात इस चुनाव का जो राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय फलक पर क्या आप इसका इंपैक्ट देखते हैं? बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि गंगा जो है वो पटना से होकर के कलकत्ता जाती है, बहुत साफ इशारा था बिहार, उनका। उसके बाद यूपी। लेकिन बिहार वही कलकत्ता जाती है, बिहार कलकत्ता की तरफ संकेत है, वो वहाँ जाती है। लेकिन वो अगर थोड़ा पटना से पहले कहीं अगर उत्तर प्रदेश की तरफ और ले लें तो उत्तर प्रदेश से बिहार, और बिहार से फिर कलकत्ता, पश्चिम बंगाल जाती है। तो ये इन तीनों जगह पर उसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। और जो तथाकथित MY समीकरण जो इनका बिहार में था और उत्तर प्रदेश में PDA के नाम से उन्होंने रख रखा है, वो भी खतरे में पड़ जाएगा, पड़ने के आसार हैं। अब वो क्योंकि संविधान खतरे में हैगा तो अब चलेगा नहीं नैरेटिव। अब अगर वो नैरेटिव नहीं चलेगा तो करेंगे क्या बैठ करके? उस नैरेटिव पर चढ़कर समाजवादी पार्टी भी आगे बढ़ गई थी, कांग्रेस को भी थोड़ा बहुत मिल गया था, उसी नैरेटिव में मिला था। अब वो नैरेटिव की काट की हांडी तो बार बार नहीं उतर गई है। धर्मेंद्र सिंह जी, रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से, संक्षेप में। देखिए अशोक जी, दो चीज बिहार के इलेक्शन सीखने वाली है। इतनी लंबी बातें हुई, 20 साल नीतीश जी के सुशासन की बात हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुंह से केवल कट्टा निकला, योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से केवल फेक नैरेटिव, डराने की बात की। दो तरह से वोट होता है, एक होता है अपने कामों पर वोट मांगना, और दूसरा होता है डरा करके। तो ये तो फिक्स हो गया कि ये विकास की बात नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। दूसरी बात, तमाम पैनलिस्ट साथियों को मैं सुन रहा था, PDA की जब बात होती है, जो कर्पूरी ठाकुर की आइडियोलॉजी थी, जो अंबेडकर साहब की आइडियोलॉजी थी, जो आदरणीय काशीराम जी की आइडियोलॉजी थी, जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की आइडियोलॉजी है, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और तमाम लोगों के साथ साथ सामाजिक न्याय की बात की, उसका नाम लेते ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, मरोड़ होने लगता है, क्योंकि उनका हक मार करके लोग बैठे हैं। आरक्षण देना नहीं, आरक्षण में समीक्षा की बात करते हैं, और जो प्राइवेट नौकरियां और संविदा की बात करके उसमें जो है पिछड़े दलितों का हक खा ले रहे हैं। ओके, धर्मेंद्र जी रिस्पॉन्ड कीजिए बहुत संक्षेप में, एक मिनट, मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है। धर्मेंद्र जी रिस्पॉन्ड कीजिए। लेकिन आपने जो कहा कट्टे का जिक्र क्यों आया, ये आपने नहीं बताया। जो मैंने अपने दो टूक में वो गाने दिखाए थे कि भैया के आने दे सत्ता में कट्टा कपाट पे सटा के उठा लेंगे घर से। जब तेजस्वी यादव के समर्थक जो है, जब तेजस्वी यादव के समर्थक, RJD के समर्थक भैया के आने दे सत्ता में, तो कट्टा लेकर घर से उठा लेंगे, गाने बजाएंगे, तो प्रधानमंत्री लोगों को कहेंगे नहीं कि भैया ये भैया जी घर से उठाने की कट्टा से बात कर रहे हैं। धनंजय जी रिस्पॉन्ड कीजिए। रिमोट से लहंगा उठाने के गाने भी भारतीय जनता अरे तो वो उन गानों में आप करेंगे, लेकिन कट्टा पे नहीं आएंगे। धनंजय जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अरे तो खेसारी लाल यादव के भी मैं पुराने गाने निकाल सकता हूं, मैं वो नहीं कह रहा। आप चुनाव के बीच में गाने बनाएंगे कट्टा के, और आप चाहेंगे कट्टा का जिक्र ना हो, बंदूक की बात करेंगे, नेपाल बनाने की बात करेंगे, और आप चाहेंगे उसका जिक्र ना करे कोई। आप लोगों को डराएंगे। उत्तर प्रदेश में आप लोग किस तरह से डराकर वोट देते थे, मुझे आज ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो आपकी भी कल ही खोलूंगा। धनंजय गिरी रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक जी, धनंजय गिरी बोलेंगे, एक मिनट, हो गया धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, जितनी ताकत आप बोलने में लगा रहे हो उतनी ताकत सोचने में लगाइए, तो शायद उत्तर प्रदेश में आपका कुछ कल्याण हो जाए। धनंजय गिरी रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक जी, दो बातें इंपॉर्टेंट है। अगर एक तो हम अपने विकास की बात करने बैठे तो उसके लिए पूरा एक मंत्रालय खोलना पड़ेगा जितना हमने काम किया है। और 20 साल से गंगा तो सतयुग से बह रही है, लेकिन 20 साल से विकास की गंगा जो बिहार के हर गांव में पहुंची है, 1700 मेगावाट बिजली की खपत वाला बिहार 9458 मेगावाट की बिजली पहुंचा है। लालटेन की जरूरत ही समाप्त हो गई है। और जिस ढंग से 20 यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 7 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 37% महिलाओं का जो लिटरेसी रेट था वहां 87.9%, ये मैं बोलना शुरू करूं तो हरियाणा कथा। सर, प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार लगातार अपनी सभाओं में ये बोल रहे थे, लेकिन दिक्कत जो है कट्टे से होती है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप गाने बनाएंगे, कट्टे के गाने बनाएंगे तो कट्टे का जिक्र होगा, सीधी सी बात। अशोक जी मुझे बस एक मिनट दीजिए, मैं उनके बड़ी इंटरेस्टिंग बात का उनको जवाब देता हूं। ये सामाजिक न्याय का जो एक नाटक चलता है, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। बिहार में 3000 साल पहले एक डकैत हुआ,
उसका नाम था उंगली मार। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं कि मगध के सरकारी रिकॉर्ड में उसका नाम था अहिंसक। उसी तरह से एक परिवार हुआ बिहार में और एक उत्तर प्रदेश में जिसने नाम दिया सामाजिक न्याय, लेकिन उसकी आड़ में उसने जमा किया पारिवारिक आय। उसने नौकरी के नाम पर तमाम लोगों का लूट के नाम पर दूसरों की जमीन, मकान, भूखंड, घर द्वार, जमीन जायदाद, गहना गुड़िया सब गले के माला लटका रखा है और पारिवारिक आय बढ़ाया और नाम दिया सामाजिक न्याय। तो ये उंगली मार डकैत के सुधीर, क्या यूपी में इस चुनाव का असर देखते हैं आप, इन नतीजों का यूपी में? बिल्कुल, आने वाले जो यूपी का चुनाव होगा उसमें जो अखिलेश का माई जो पीडीए है बिल्कुल बिखर जाएगा। क्योंकि पिछले चुनाव में क्या हुआ था, संविधान बचाने के नाम पे खासकर वेस्टर्न यूपी के सारे दलित जो प्रभावित इलाके हैं, कम से कम 16 जिले, वहाँ पे भाजपा का सफाया हो गया था। जबकि विधानसभा जो आएगा उसमें निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा होगा। खतरे की घंटी बज रही है, लेकिन सुनने मृत्युंजय जी, क्या इसका इंपैक्ट राष्ट्रीय स्तर पर? बहुत 30 सेकंड में। अशोक जी, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि भले अखिलेश यादव पीडीए बोलते रहे, तेजस्वी A to Z बोलते रहे, एसेंशियली दोनों पार्टियां सिर्फ और सिर्फ MY पार्टियां हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओबीसी में बिहार में 32 जातियां, ईबीसी में 112। इन 150 जातियों में अगर आप यादवों को देखेंगे तो टॉप 3 जातियों में आती हैं। तो ये किस प्रकार से इसके रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं और दलितों के। इनफैक्ट बिहार में अगर आप SC/ST एक्ट में आज के दिन में सबसे ज्यादा केसेस देखेंगे दलितों ने जो ये किया हुआ है केसेस, वो सबसे ज्यादा आप अखिलेश जी और तेजस्वी जी के जाति पे देखेंगे। तो ये जब बात करने लगते हैं आज के दिन में, आप अशोक जी जाके देख लीजिए बिहार के गाँव में, इनके कास्ट को दलित वोट नहीं करना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर हम हैं तो आरजेडी के कैडर से प्रताड़ित हैं। तो ये किसी भी हाल में ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो पिछड़े और दलितों उनके। इनफैक्ट ये सबसे ज्यादा सामंतवादी आज के डेट में हो। एक दलित महिला की हत्या भी हुई इसलिए क्योंकि उसने जो है एनडीए के लिए वोट किया था, वो भी घटना है। लेकिन निशान, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। ये जो नया MY फैक्टर जो बना है, जिसके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया, जो महिला और यूथ, क्या ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन आपको लगा कि बिहार में बना है? क्योंकि यूथ को लेकर लोग कह रहे थे भाई उसने जंगल राज तो देखा नहीं, तो इसलिए तो वो वोट करेगा नहीं, वो तो जो है तेजस्वी के लिए वोट करेगा। देखिए, हम बहुत शॉर्ट में महिलाओं पे काफी बात हो गई, युवाओं के रोजगार को लेकर के बात नहीं हुई। लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे तो सरकारी नौकरी, बिहार की जब बात होती है तो सरकारी नौकरी की बात होती है और बिहार नंबर 1 पे है। पिछले 5 साल में किसी ने सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां दी है तो वो नीतीश सरकार ने दी है। वहां पे भी तेजस्वी, लेकिन आप देखिए ना, आंकड़े देखिए आप, तेजस्वी के पास जो भी पोर्टफोलियो था उसमें किसी भी मंत्रालय के पास उसमें नौकरी नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं, और मैं आपको एक छोटा सा एनेक्डोट, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अब ये कह रहे हैं कि अगर मेरा नहीं हो पा रहा है तो मेरी गलती है। नीतीश सरकार ने भारी संख्या में जो है नौकरियां निकाली है और हम उसको कर रहे हैं। जो थोड़े बहुत, और नौकरी ऐसा मुद्दा हो जाता है जो आज से 50 साल पहले भी मुद्दा था, आज से 50 साल बाद भी मुद्दा है। लेकिन इसको एड्रेस करने का काम जो है, चाहे नीतीश सरकार हो या मोदी सरकार हो, गवर्नमेंट प्लस। इसीलिए आप जब मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो वो उन्होंने प्रथम बिंदु जब रोजगार पे रखा तो 1 करोड़ जॉब्स व रोजगार, सरकारी नौकरी व रोजगार रखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इतनी सरकारी नौकरियां दे दें। देखिए, बिहार को रोजगार चाहिए, बिहार को जो है साथ साथ विकास चाहिए, लेकिन बिहार को ही नहीं, पूरे देश को एक जो है सेंसिबल विपक्ष भी चाहिए। पूरे देश को एक मजबूत विपक्ष भी चाहिए। लेकिन जिस तरह की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इश्यूज में पूरा विपक्ष अपनी ताकत लगा रहा है, मुझे लगता है उससे जो है बीजेपी को और ज्यादा ताकत मिल रही है। क्योंकि देश की जनता भी देख रही है, अगर विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं, अगर उसके लिए वोट चोरी मुद्दा, उसके लिए SIR मुद्दा है, तो जनता उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। आज का बहुत बड़ा सबक है, लेकिन क्या विपक्ष सबक लेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज 2 टूक में इतना ही, और इन चुनाव नतीजों पर राष्ट्रीय स्तर पर जो असर पड़ेगा उस पर हम लगातार बात करते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।